नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग PW ओनली IAS 31 वर्षों के PYQs 1995 से लेकर 2025 तक कंप्लीट करेंगे। सामान्य अध्ययन का रहेगा इसमें, ठीक है। GS का रहेगा इसमें, CSET का हम अदर क्लास करेंगे। इस पुस्तक में क्या है, देखिए 3400 प्लस प्रश्न हैं, 120 प्लस टॉपिक जो है 120 प्लस टॉपिक्स का समावेशन है। विषयवार प्रवृत्ति विशेषण UPSC द्वारा जारी उत्तर पर आधारित एकदम PW ओनली IAS विशिष्ट महत्वपूर्ण टॉपिक और अतिरिक्त जानकारी भी दी है, विस्तृत व्याख्या भी दी है। सुपर हिंट प्रश्नों को हल करने हेतु तार्किक विधियाँ भी बताई हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना आप लोग। यहाँ पर आप ट्रेड एनालिसिस भी देख सकते हैं, UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2019 से 25 तक का, ठीक है। अब एक तरफ आपका विषय, एक तरफ आपको प्रश्नों की संख्या दिख रही है। जैसे कि आपका राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था से आपके 14 प्रश्न आए हैं। वैसे ही आपके अर्थव्यवस्था से भी 14 प्रश्न आए हैं। प्राचीन इतिहास से आपके 4 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से आपके 3 प्रश्न, आधुनिक इतिहास से आपके 9 प्रश्न, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेटेज हिस्ट्री का। आप देखिए भूगोल से आपके 12 प्रश्न आए हैं। पर्यावरण से आपके 13 प्रश्न आए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके 13 प्रश्न आए। समसामयिक जो मामले हैं, करंट अफेयर्स मतलब, इससे आपके 18 प्रश्न दोस्तों आ गए हैं, ठीक है। इससे आपके 18 प्रश्न आए हैं समसामयिक मामले से। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि आपका राज्य व्यवस्था है 2019 में 13, 20 में 17, 21 में 15, 22 में 11, 23 में 12, 24 में सबसे ज़्यादा आए 18 प्रश्न आए हैं राज्य व्यवस्था से, और 25 में फिर से 14 प्रश्न आए हैं। अब 26 का पता नहीं, 26 में भी ज़्यादा ही प्रश्न आएंगे, चांस है आने के, ठीक है। और इतिहास और कला एवं संस्कृति से आप देख सकते हैं हर बार ज़्यादा ही प्रश्न आए हैं। बस 2023 में 13 प्रश्न आए हैं और 2024 में भी बहुत कम प्रश्न आए हैं और 25 में 16 प्रश्न आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है इसमें अब की बार भी कम आ सकते हैं, अंदाज़ा है मेरा। आगे देखिए भूगोल का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है 2023 से। 17, 20, 12 देखो 25 में कम आया, क्योंकि जो भूगोल है इससे कनेक्ट हो जाता है पर्यावरण से, ठीक है। तो पर्यावरण का ज़्यादा वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अर्थव्यवस्था का भी ज़्यादा सही है वेटेज। विज्ञान प्रौद्योगिकी आप 13 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मामले समसामयिक का वेटेज बढ़ा है और हर साल भी बढ़ रहा है, बस 2020 में कम आए और 2022 में 29 प्रश्न आए हैं। मुझे लग रहा है 2026 में भी ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा आपका सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 वाले प्रश्न से। देखिए जैसे कि हम प्रश्न का उत्तर छिपा लेते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। जैसे कि आपके पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन है। सेकंड आपका हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन है। थर्ड आपका है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। ये आपके 3 दे दिए ऑप्शन, ठीक है। अब उपयुक्त में से जो हैं, उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 या कोई नहीं? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, सभी 3 हैं। क्या 3 हैं? ये जो ऊपर बताए हैं आपके ऑप्शन, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, तो ये पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं, पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। इनके बारे में आपको सर्च करना है और देखना है गूगल पर, ठीक है। अब देखिए, पारंपरिक पेट्रोल या डीजल आंतरिक दहन इंजन के अलावा अन्य प्रवर्धन प्रणालियों का उपयोग करने वाले वाहन हैं जो विद्युत, हाइड्रोजन या हाइब्रिड सिस्टम के माध्यम से साधारण पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। भारत की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना, भारत की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करना है इसका, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पूर्ण बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV रिचार्जेबल बैटरी पैक में केवल विद्युत द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हुए ICE ईंधन टैंक या निकास नहीं होता, सब बैटरी चार्ज की जाती है, ठीक है।
मुख्य विशेषता क्या होती हैं? शून्य टेल पाइप, उत्सर्जन, पर्यावरण प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है। दक्षता, बिजली के स्रोत नवीकरणीय बनाम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है। टेस्ला मॉडल 3 2017, टाटा नेक्सन ईवी 2020, ये सब चार्ज करने वाली हैं। ठीक है। विकल्प की देखिए, इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी ICE का स्थान लेता है। NEMMP 2020 के साथ संरेखित तथा FAME इंडिया योजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक 30% EV पहुँच का लक्ष्य रखा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक से, जैसे कि आपकी स्कूटी हुई, आपकी कार हुई, हमें 30% करना है, हम लोगों का लक्ष्य है। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या है? वे ईंधन सेल स्टेक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक केमिकल प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स को शक्ति प्रदान करते हैं। जल वाष्प गर्मी उत्सर्जित करते हैं। देखिए, शून्य उत्सर्जन ईंधन भरने के साथ लंबी दूरी भारी भरकम अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त। उदाहरण टोयोटा मिराई 2014, हुंडई नेक्सो 2018। ये आप सर्च कर सकते हैं और आपको इसकी इमेज दिख जाएगी। ठीक है। और विकल्प देखिए, ईंधन सेल और इलेक्ट्रिक मोटर स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग करके ICE का स्थान लेते हैं। ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन क्या है? ये पुनर्योजी बैंकिंग का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं और रिचार्जेबल बैटरी को एकीकृत करते हैं। अब हम लोग फास्टली जल्दी कवर करना होगा। ठीक है। तो अब हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, बस आपका रिवीजन कराएंगे, क्योंकि इस पुस्तक में 793 पेज है दोस्तों, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इस वजह से। अब देखिए, सुपर हिट में देखिए, आप सभी कथनों के लिए दृष्टिकोण आजमा सकते हैं, बस ये उठाओ। अब देखिए, मानव रहित हवाई वाहन UAV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना होगा। देखिए, सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं और सभी प्रकार के UAV स्वतः उड़ सकते हैं। सभी प्रकार के UAV विद्युत आपूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का उपयोग करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सभी प्रकार, सभी प्रकार, सभी प्रकार लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई नहीं यहाँ पर होगा। अब देखिए, UAVs के बारे में सभी 3 कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि डिजाइन क्षमता, ऊर्जा स्रोत और परिचालन विशेषता में बेहतर UAV के सभी प्रकारों पर सार्वभौमिक रूप लागू नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। देखिए, UAV की कल्पना कर सकते हैं जो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता। हाँ, फिक्स्ड विंग UAV को रनवे की आवश्यकता होती है, बस यही सब। अब देखिए, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। सो उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड निर्माण हेतु उपयुक्त हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3, केवल 3। अब ये क्या है देखिए, इधर जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट, लिथियम निकल कैथोड बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो लिथियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट, लिथियम और निकल कैथोड बनाते हैं, जो ऊर्जा घनत्व, जीवन काल, लागत और प्रदर्शन आधारित करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग विशेष रूप से एनोड में किया जाता है, कैथोड में नहीं किया जाता। जो ग्रेफाइट, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा लिख लेना, जो ग्रेफाइट इसका उपयोग विशेष रूप से एनोड में किया जाता है, कैथोड में नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोलाइट्स लिथियम आयन की गति को सक्षम करते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं, जिससे आयन की भी आयन प्रभाव की अनुमति मिलती है। LEP और LMO वैकल्पिक कैथोड सामग्री हैं। देखिए, कोबाल्ट के बारे में जानिए। कोबाल्ट तापीय स्थिरता को बढ़ाता है। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट तापीय स्थिरता को बढ़ाता है। ये बात को कैसे याद रखें? जिस कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम आप समझ रहे, कोबाल्ट मतलब खोलाया, खोलाया मतलब कोयले की तरह। कोयला कैसे था? खोला, खोला के मतलब काला पड़ जाता ना, ऐसे ही आपको याद रखना। तापीय, तापते हैं ना तो काले पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही आपको कोबाल्ट स्थिरता को बढ़ाता है। LCU को में NMC NCA में आयुकाल बढ़ाता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ठीक है। अब उदाहरण के लिए टेस्ला, पैनासोनिक सेल में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट का प्रयोग। ठीक है। चुनौतियाँ, महंगा मिलता, विषैला होता। 70%, जो 70% है, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC से प्राप्त होता है। क्या? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट 70% कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? कांगो से, कांगो से, कांगो से आप कोबाल्ट याद रखें। ठीक है। अब कोबाल्ट मुख्य रूप से देखिए
095 ये ऐसे आप याद करते हैं, या कम कोबाल्ट LEP अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। लिथियम देखिए, लिथियम क्या है, कैथोड और इलेक्ट्रॉन के लिए महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए महत्वपूर्ण है कैथोड, ठीक है। उच्च वोल्टेज सक्षम होता है। लिथियम ट्रायंगल चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है लिथियम। निकेल देखिए, निकेल बैटरी क्षमता 80% वर्ष 2021 में। ऊर्जा घनत्व रेंज को बढ़ाता है। इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस द्वारा आपूर्ति की जाती है। चुनौती, थर्मल स्थिरता को कम करता है। कोबाल्ट मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बताते हैं इधर। ग्रेफाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ग्रेफाइट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट्स देखिए, एनोड्स EV बैटरी खनिजों का 28% के लिए, विशेष कैथोड के लिए नहीं है इसका प्रयोग। EV बैटरी खनिजों के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक ग्रेफाइट चालकता स्थिरता के लिए लिथियम आयन को जोड़ता है। चीन एनोड ग्रेफाइट पर प्रभावी है। शोध सिलिकॉन एनोड्स की खोज करता है, शोध सिलिकॉन एनोड्स की खोज करता है, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े। दूसरा, चश्मे के लेंस, कार के टायर, उपयुक्त में से कितने प्लास्टिक होता है, कितने में प्लास्टिक होता है? तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी तीन में, सभी तीन में। जैसे कि जो आपका धूम्रपान आपने किया और सिगरेट के बचे जो टुकड़ा है, जैसे कि आपने सिगरेट पी, ठीक है, एक सिगरेट है, आप इतनी पी लेते, इतनी जल जाती, इतनी पीछे की रह जाती है। तो ये पूछ रहा है कि चश्मे के लेंस में भी प्लास्टिक होता है, कार के टायर में भी होती है प्लास्टिक। तो ये अक्सर इनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये भी, इसमें भी प्लास्टिक होती है, ठीक है। तो तीनों में ही प्लास्टिक होती है। कैसा अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए, तो अब देखिए, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर है जो अपने बहुउपयोग, स्थायित्व और लागत प्रभावशाली कर आधुनिक उत्पाद में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी जैसे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो प्राथमिक स्रोत जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोवेव्स या द्वितीय स्रोत जैसे सिंथेटिक कपड़े या टायर जैसे बड़े प्लास्टिक टूटने से उत्पन्न होते हैं। ये वैश्विक प्रदूषण के लिए खतरा है जो महासागरों, वायु, मृदा, भोजन और यहाँ तक कि मानव अंगों में पाए जाते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में योगदान करते हैं। भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठीक है। तो भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब आया? 2016। सिगरेट, वर्ष जैसी सामग्रियों को संबोधित करते हुए तंबाकू के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग सहित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि 2022 से 24 प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक प्रतिबंधों के लिए सिगरेट फिल्टर को लक्षित करता है। यूरोपीय संघ के एकल उपयोग आधारित प्लास्टिक निर्देश 2018। तो यही सब बातें बताई गई हैं। अब देखिए, सिगरेट वर्ष, सेलुलोज एसीटेट से बने सिगरेट बस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट में से एक है। तो प्रत्येक वर्ष 4.5 ट्रिलियन वर्ष फेंके जाते हैं। अब देखिए, चश्मे के लेंस देखिए, चश्मा लेंस अब ज़्यादातर प्लास्टिक के बने होते हैं। CR39, ठीक है, CR39 पॉलीकार्बोनेट 90% चश्मों में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे आपसे पूछ लिया गया, चश्मे के लेंस में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दे दिया गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो CR39 पॉलीकार्बोनेट 90% चश्मों में प्रयोग किया जाता है। ट्राईवैक्स, हाई इंडेक्स प्लास्टिक, हल्के रोधी, ऑप्टिकल, ये सब, ठीक है। कार के टायर देखिए, कार के टायरों में 24% सिंथेटिक रबर, 90% प्राकृतिक रबर, कार्बन ब्लैक और नायलॉन पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। टायर वियर पार्टिकल्स समुद्री माइक्रोप्लास्टिक में 10 से 28% योगदान करते हैं, जो वार्षिक रूप से 1.2 से 2.8 मिलियन टन होता है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा, यूरोपीय संघ 2024 और भारत का CPCB टायर से संबंधित उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। तो जो टायर होते हैं, जो आपके टायर होते हैं दोस्तों, टायर, ठीक है, गाड़ी का टायर, इसको ना अपने भारत में कौन नियंत्रित करता है? CPCB। अब CPCB एक संस्था है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप हिंदी में मुझे कमेंट करना। चलिए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी हो वो भी बताना है। पदार्थों पर विचार कीजिए, जैसे कि पहला एथेनॉल, फिर है नाइट्रोग्लिसरीन, फिर है थर्ड यूरिया। थर्ड कौन सा है? यूरिया। उपयुक्त में से कितने के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? कोयला गैसीकरण, कोयला गैसीकरण। अब देखिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल 2।
बी ऑप्शन केवल दो। देखिए इथेनॉल और यूरिया का उत्पादन कोयला गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है, जबकि सिंथेटिक गैस से ग्लिसरॉल संश्लेषण के व्यवहार मार्ग की कमी कारण नाइट्रोग्लिसरीन का व्यापारिक रूप से उत्पादन नहीं किया जा सकता। कोयला गैसीकरण ये एक ताप रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले को उच्च तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और दाब पर ऑक्सीजन भाप के साथ आंशिक ऑक्सीकरण के माध्यम से सिन गैस संश्लेषण गैस में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। इथेनॉल देखिए, इथेनॉल कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादन। इथेनॉल को आप सूत्र लिख लेना C2H5OH। उत्प्रेरक रूपांतर जैसे रोडियम आधारित उत्प्रेरक के साथ फिशर ट्रांस संश्लेषण या माइक्रोवेल कैटबन जैसे। ठीक है, तो यही सब हैं। अब देखिए नाइट्रोग्लिसरीन कोयला गैसीकरण के माध्यम से व्यवहार्यता प्रक्रिया। नाइट्रोग्लिसरीन का सूत्र लिखिए C3H5N3O9 एक विस्फोटक और फार्मास्यूटिकल वासोडिलेटर नियंत्रित परिस्थितियों में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल को नाइट्रेट करके बनाया जाता है। तो हैवर ये हो गया। अब चलिए यूरिया देखिए कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादन। यूरिया का सूत्र देखिए CO कोष्टक में NH2 कोष्टक 1 उत्पादन अमोनिया NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ प्रक्रिया करके किया जाता है। दोनों ही सिंथेटिक गैस से प्राप्त होते हैं। सिन गैस से हाइड्रोजन का उपयोग हैवर बॉश प्रक्रिया में अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। सिन गैस से हाइड्रोजन का उपयोग हैवर बॉश प्रक्रिया में अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड को जल गैस शिफ्ट प्रक्रिया CO + H2O CO2 + H2 के माध्यम से CO2 में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए कभी कभी समाचार माध्यम में चर्चित सामान्यतः Cl20 HMX और LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो बी ऑप्शन ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं दोस्तों। Cl20 हेक्सा निट्रा हेक्सा जैसो वर्टिजिटेन। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव या ऑक्टोजन है। ठीक है, ये बस इतना याद रखना। HMX भी जान लेते देखिए रासायनिक सूत्र C4H898O8 विस्फोटक बैग ये सब। ठीक है, तो अग्नि पृथ्वी और परमाणु हथियारों में मानक है। प्लास्टिक बांडर विस्फोट PVX टारपीडो और डेटोनेटर में उपयोग किया जाता है दोस्तों ये। ठीक है, LLM105 असंवेदनशील युद्ध सामग्री के लिए डिजाइन किया गया विस्फोट बैग 8600 ms घनत्व 1.92 GCM3। ठीक है, तो कम विषाक्त कौन सा LD50। ठीक है, 2000 mg/kg नौसेना विमान युद्ध सामग्री के लिए आदर्श। ये सब तो HEMRL हमरल द्वारा खोजा गया। यही सब चल रहा है बस। ठीक है, तो जैसे कि पहले 2025 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए युद्धों में ये सामग्री चर्चा में रही है वो फलाना ढकाना। तो अभी तो और ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे कोई प्रश्न बनते हैं तो आप लोग देख लेना लिख लेना। ठीक है, ऐसी अपेक्षा की गई कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएगा। मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? डीप जो लर्निंग है मशीन लर्निंग का एक उच्च समुच्चय। मुझे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है ये भी। और मेजोराना चिप अमेजन वेब सर्विस द्वारा आरंभ की गई। ऐसी अपेक्षा की मेजोराना चिप 1 क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएगा। अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा C 1 और 3 सही। देखो मैंने ये वाला मुझे सही लग रहा था और ये भी सही लग रहा था, ये वाला आपका गलत हो गया। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित 19 फरवरी 2025 को घोषित मेजोराना फर्स्ट चिप टेपोकंडक्टर इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम पर आधारित टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर का उपयोग करने वाली विश्व की पहली क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU है। ठीक है, अब देखिए प्राय समाचार में चर्चित एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं। वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता कर प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विशाल संक्रमणों के उपयोग में प्रयुक्त होते हैं। ये सब उपयुक्त में से कौन सा कथन? तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 सही हो गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में उत्पादित प्रोटीन हाइब्रिडोमा तकनीक वर्ष 1975 में विकसित हुई। यह पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जहां बी कोशिकाओं को मायोलोमा कोशिकाओं के साथ जोड़कर एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करने वाले समान एंटीबॉडी का उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं घुस सकता, कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोश की अनुलेखनात्मक संक्रिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, नहीं नहीं, नेगेटिव, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा और इसमें भी नहीं लगा, मतलब तीनों ही गए, तीनों ही गए। ठीक है, अब देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वायरस सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैविक निकाय है, जिनमें प्रति मिलीलीटर समुद्री जल में 10 मिलियन वायरस होते हैं। समुद्री वायरस जैसे कि साइनोफिल्स, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज और फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया और अवक्रिया को संक्रमित करते हैं, जिससे वे रासायनिक चक्र संचालित होता है दोस्तों का। अच्छा प्रश्न है, देखिए, बैक्टीरियोफेज फेजेस केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, सभी सूक्ष्मजीवों को नहीं। अनुमानन है कि विश्व स्तर पर 10⁻31 फेजेस मौजूद हैं। महासागरों में वायरस से बैक्टीरिया अनुपात 10:1 है।